कैसे हैं आप? मस्त झकास, पढ़ाई अच्छे से चल रही है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट्स क्लियर। तो देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। तो इसको पहले समझने का कोशिश करते हैं कि वास्तव में आपको रिफ्रैक्शन के बारे में हम बता चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। थोड़ा सा और रिव्यू दे देते हैं। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण, रेज ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेटा वो बेंड कर जाती है। क्यों बेंड कर जाती है? क्योंकि दो अलग अलग मीडियम की डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है, जिस वजह से उस दोनों मीडियम में लाइट का वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएगा। यही कारण है कि बेंड करते हैं। तो अभी और इधर उधर का समय जाया नहीं करते हैं और बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट रूल है वो स्नेल साहब का जो है वो जो फर्स्ट लॉ जो है उस लॉ को दिए थे स्नेल साहब। तो इसको पहले समझते हैं, एकदम ध्यान से समझते हैं, ठीक है? एकदम ब्रेन को ब्लैक बोर्ड पे रख के समझते हैं बेटा, ठीक है? तो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक मेरा जो है वो बाउंड्री लाइन है, ठीक है? और यहाँ पे इस बाउंड्री लाइन पर यहाँ पे बेटा क्या है, मान लेते हैं कि यह मीडियम 1 है। यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 1 को हम लोग जो है वो एक मीडियम 1 ले लिए, यहाँ पे बेटा एक मीडियम जो है वो 2 ले लिए। दैट्स क्लियर। अब मीडियम 1 ले लिए, आप इमेजिन करो बाबू कि यहाँ पे मीडियम 1 में जो है वो मीडियम 1 में हम एयर को लिए हैं, ठीक है? और मीडियम 2 में जो है वो वाटर को लिए हैं। दैट्स क्लियर। तो अब थोड़ा सा समझते हैं काफ़ी ढंग से कि आखिर वास्तव में यह जो रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ जो है जिसको स्नेल साहब दिए थे, यह लॉ जो है वो कहता क्या है और इसमें हम क्या क्या इसमें सीखने वाले हैं। तो अब जैसे आपको पता है कि अगर रेज ऑफ लाइट जो है बेटा यहाँ से एयर से होकर के यहाँ आएगी तो जैसे ही यह मीडियम 2 वाटर में इंसिडेंट करेगा तो आपको पता है कि मीडियम बदल जाने के लिए यहाँ पे एयर मेरा कैसा मीडियम होगा बेटा, यहाँ एयर जो है वो रेयरर मीडियम होगा। दैट्स क्लियर। यहाँ पे वाटर जो होगी वो डेंसर मीडियम होगी। क्यों कि जब रेज ऑफ लाइट जो है वो एयर से जैसे ही वाटर में जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, ठीक है? अब बेंड कर जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है वो, जब कभी रे ऑफ लाइट जो है वह रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा बाबू तो वह क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर एक ले लेते हैं बाबू, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक डाल दिए लाइन। दैट्स क्लियर। तो रे जो है वह टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ठीक? दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे टुवार्ड्स द नॉर्मल, यहाँ से रेज ऑफ लाइट इंटर की और यहाँ पे टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड करके चले। वास्तव में इस रेज ऑफ लाइट को इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है? और रिफ्रैक्शन के कारण जो है वो बेंड कर गई। अब इसमें आपको पता है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल जो है वह एंगल आई जो होगा वह एंगल आर के जो है वो बेटा बराबर होगा। यहाँ पे एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। दैट्स क्लियर। तो एक और आपको समझने के लिए बताते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे फिर एक दूसरे रे को इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो एंगल है वो 30 से लिए है, यहाँ एंगल जो है वो 22 हो गया, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप साइन आई मेरा 30 है तो आप नॉर्मल की तरफ आएगा तो यहाँ पे आई के लिए जो है वो आर का वैल्यू जो है वो आप इमेजिन कीजिए कि 22 आ गया। आप यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए कि ये जो रेज को हम लोग इंसिडेंट कराए हैं तो ये जो है वो थोड़ा सा और इससे बड़ा एंगल को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे बेटा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे किए हम लोग, तो यहाँ पे
और थोड़ा क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होगा। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग डालेंगे, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे और जो थोड़ा सा है इस तरीके से, अगर इंसिडेंट रेज और यह क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 20 है, और थोड़ा अगर हम लोग बड़ा करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ पे 40 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है वो 33 डिग्री का हो गया आई। तो इसके लिए I1 और इसके लिए R1, इसके लिए यहाँ पे लेंगे आई एंगल आई, यहाँ पे एंगल I1 और I2, यहाँ हो गया एंगल I2, यहाँ हो गया इससे एंगल जो होगा एंगल R2, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर थर्ड जो है, थर्ड केसेज में अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि और छोटा एंगल से आप इसको यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पे और छोटा बन गया, ठीक है। तो इसमें हमको बात क्या करना है, बात यहाँ करना है कि यहाँ पे तो ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये I3 हो गया, एंगल I3, तो यहाँ पे एंगल I4 हो गया, ठीक है। तो स्नेल साहब कहते क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction will be always constant, until the medium remains same। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसको समझते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट अंटिल द मीडियम रिमेन्स सेम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यह लॉ तो सिंपल है कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर गिव्स द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं हम, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर रिफ्रैक्शन के केस में फर्स्ट सिचुएशन में अगर 30 डिग्री से यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे तो स्वाभाविक है कि रिफ्रैक्शन है तो I1 का वैल्यू अगर 30 है तो R1 का वैल्यू जो है वो कुछ अलग होगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन का केस है। तो इसके लिए जो है यानी इसके केस में साइन, यहाँ पे साइन I1 बाई साइन R2, ठीक है। तो इसके और इसमें यह इसके किसके बराबर होगा, साइन
I2/sin R2 को, और यह फिर नेक्स्ट जो है वो किसके बराबर है, sin I3/sin R3। ठीक है, यह वैल्यू जो है वो होगी हमेशा कांस्टेंट होगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा बढ़िया से कि आखिर ये स्नेल साहब का लॉ है जो यह बताना क्या चाह रहा है। स्नेल साहब का लॉ यह बताना चाह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम को सेम रखना है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जितना एंगल I1 बाई एंगल R1 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा, यानी I1 में अगर R से भाग देंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। और इसमें बेशक एंगल हम बढ़ा दें या एंगल घटा दें, लेकिन अगर इसमें I1 और R, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर I1 और R2 का वैल्यू जो है, यहाँ I1 और R2 का जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि अगर इसको सिंपल से है तो अगर 1.58 आता है तो यहाँ पर भी I2/R2 का वैल्यू बेटा जो है वो 1.5 ही आएगा। I1 यहाँ पे I3 एंगल I3 बाई एंगल R3 का वैल्यू जो है यहाँ पर भी 1.5 आएगा। तो स्नेल साहब का लॉ बताता क्या है कि जब रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एंगल I1 और R1 का वैल्यू बेशक अलग अलग एंगल से गिर रहा है, अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू जो है, रेशियो जो है, यानी I में अगर R से अगर हम लोग भाग देते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो हमेशा जो है वो सेम होगा। अब और भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको, और थोड़ा सा लॉ तो सिंपल है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ, यहाँ पे छूटा हुआ है, मिट गया है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे द रेशियो of angle of incident to the sine of angle of refraction be always constant until the medium same। अब आप ये समझ में आ गया होगा, ये जो तीन एंगल को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो तीनों का जो एंगल का डिवीजन वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। आप इसको ब्रेन में रखिए यहाँ पे कि I1/R1, I2/R2, I3/R3, दैट्स क्लियर। अगर I1 और I2 यहाँ पे ये तीनों वैल्यू, अगर इसका वैल्यू अभी बता ना कि अगर I1 और I2 का वैल्यू जो है बेशक अलग अलग एंगल हो, यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे आप 25 मानिए, यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पे 35 मिलिए, यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे 40 मानिए, अलग अलग इंसिडेंट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टेड वैल्यू है। लेकिन इसको डिवाइड करते हैं तो अगर मान लीजिए कि 1.67 अगर आ रहा है, इसके लिए इन साइन I/sin R, अगर इसके लिए जो है वो 1.67 होगा तो ये इसके लिए भी बेटा 1.67 ही होगा, और इसके केस में भी 1.67 होगा। यही तो स्नेल्स लॉ कहता है। इसी चीज़ को हमको दिमाग में रखना है, इसी को जो है वो स्टेटमेंट में डाला हुआ है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट और द मीडियम रिमेन्स सेम। यानी अब इसको थोड़ा सा वास्तव में स्नेल साहब का लॉ यह बताता है कि अगर रेज जो है, एक तो रेज आती नहीं है, अगर रेज जो है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंडिंग तो हो ही जाएगा, और बेंडिंग में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होते हुए भी सबके लिए जो है वो उसका रेशियो वैल्यू जो है या एन का वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो सेम रहेगा। ये तो फर्स्ट लॉ है। अब थोड़ा सा सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ सिंपल है कि आप पढ़े हुए हैं, जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ बोलता है उसी तरीके से इसमें भी जो है वो सेकेंड लॉ का जो है वो कुछ इसी तरीके से है। सिर्फ इसको
तो रिफ्रैक्शन का जो है वो सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा? रिफ्रैक्शन का जो है वो सेकेंड लॉ बताता है कि द इंसिडेंट रेज, द इंसिडेंस लिखिए, द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal all lie in the same plane. That's clear. Incidence ray, refracted ray and normal all lie in the same plane. जैसे ये प्लेन कहने का मतलब है, ये मेरे ब्लैक बोर्ड जो है वो क्या है? प्लेन है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि ये इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे अगर ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड हो गया, और यहाँ जो नॉर्मल है सब जो है वो एक ही प्लेन पर है। एक ही प्लेन मतलब ब्लैक बोर्ड का प्लेन जो है वो, जैसे कॉपी ले लीजिए एक ही प्लेन में, तो यह इंसिडेंट रेज हो गया, ये जो है वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये वाला लाइन क्या हो गया? नॉर्मल। यह सब जो है वह क्या होगा? सेम प्लेन में होगा। ये तो सिंपल है इसको। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो नियम है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल गिव्स ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यूज, और सेकंड लॉ जो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उम्मीद करते हैं कि कुछ रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप बताएं, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, और अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सेक्शन के साथ, और पढ़ते रहिए, जम करके पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।